हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं पुनीत आज आपके लिए लेके आया हूँ बैक बेंचर्स सीरीज में मैथमेटिक्स का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लीनियर इक्वेशन। अगर बात करें लीनियर इक्वेशन की तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला सिंपल सा लीनियर इक्वेशन जिसको हम सॉल्व करना सीखेंगे, और दूसरा होता है एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जहां पर हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन को बनाना होता है। और ज्यादातर बच्चों को इसी वाले पार्ट में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर? ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि इक्वेशन किसे कहते हैं। तो हमने कहा सर, एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू algebraic expression involving one or more unknown quantities is called variable। unknown quantity क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। तो हमने कहा सर सबसे पहले जानते हैं algebraic एक्सप्रेशन के बारे में। तो हमने कहा सर algebraic एक्सप्रेशन को हमने जाना था कि जब दो वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से कोई एक्सप्रेशन बनता है तो हमारा क्या कहलाता है? algebraic एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, जहां पे दो चीजें थी, एक वेरिएबल था, एक कांस्टेंट टर्म था। आपको पता ही होगा कांस्टेंट टर्म मतलब क्या हुआ? वो टर्म जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, जैसे 2 3 4 5 है ना, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। ये सारे टर्म्स क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट टर्म्स कहलाएंगे। वहीं पे वेरिएबल टर्म्स जिनकी वैल्यू क्या होती है? हर बार चेंज होती रहती है, हर एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। क्लियर? और इनके कॉम्बिनेशन से बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं? इक्वेट करते हैं, इक्वल करते हैं, तो उस कंडीशन में उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। बात समझ में आई? मैंने कहा सर फॉर एग्जांपल अगर समझो तो मैंने कहा 2x प्लस 3 और इक्वल टू कर दिया 4x माइनस 1, तो हमारा क्या बन गया? मैंने कहा दो डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हमने इक्वल कर दिया, तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, और भी इक्वेशंस आप देखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 2x प्लस ऑफ 1। ठीक है, ये हमारे क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब मैंने कहा कि सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वल किया है तो ये हमारे इक्वेशंस बन रहे हैं, लेकिन इनमें हमें बात करनी है किसकी? लीनियर इक्वेशन की। भैया लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? उसके लिए क्या कंडीशन फॉलो होगा? तो हमने कहा सर जब भी किसी इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है, हमने कहा सर 2x है प्लस 1 है इक्वल टू 3x माइनस 3। ठीक है, तो हमने कहा सर किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशंस में या इक्वेशन में क्या हो? वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर, वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर अगर 1 है तो हमारा क्या कहलाता है? लीनियर इक्वेशन कहलाता है। अब वेरिएबल एक से अधिक हो सकते हैं, जैसे अगर कहीं पे आपने देखा होगा इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 भी होता है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि जो भी वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर क्या है? 1 है, तो हमारा क्या है? लीनियर इक्वेशन। बट आपके सिलेबस में क्या है? लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, यानी वेरिएबल की पावर 1 भी होनी चाहिए और पूरे इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। वो चाहे मल्टीपल टाइम आ सकता है बट सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका ये ऊपर वाला इक्वेशन, इसमें क्या है? हमने कहा सर वेरिएबल x है और इसकी जो पावर क्या है? 1 है, तो हमारा क्या है? लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है। क्लियर? वहीं पे अगर नीचे वाले की बात करूं तो देखो पावर तो 1 है बट वेरिएबल क्या है? 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कहलाएगा। तो लीनियर इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन है? कि वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। बात समझ में? ठीक है, हमारे सिलेबस में क्या है? हमने कहा सर लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है, तो चलो देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल को कैसे सॉल्व। क्लियर? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सोल्यूशन की तो उससे पहले एक सिंपल सा रूल, कौन सा? ट्रांसपोजिंग वाला। क्या होता है? हमने कहा सर बेसिक मैथ का रूल है, हमेशा याद रखना। ठीक है, और हम बताएं तरीके तो कई सारे हैं बट सिर्फ इनके बेसिक रूल्स का यूज करके हम अच्छे से अच्छे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो और देखते हैं क्या कहानी है। तो हमने कहा सर अगर कहीं पे प्लस साइन है, जो कि आप सभी को पता होगा, क्या? मैंने कहा अगर प्लस साइन है तो इक्वल के इस साइड में लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई है, इक्वल के उस साइड लेके जाओगे तो क्या हो? डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और डिवाइड है तो इक्वल के उधर जाने पे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिंपल से 4 रूल हैं, याद रखिएगा, और इन्हीं का यूज करके हम काफी सारे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, इतने में ही काम हो जाएगा। बात समझ में? कॉन्सेप्ट कई सारे हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाता है, बट क्या है कि भैया जितनी चीजें कम हो उतना अच्छा है। हमने कहा सर ये चीज तो हमको आती है, सिंपल से बेसिक से रूल है, और इन्हीं का यूज करके हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे।
ठीक है, तो एक एग्जाम्पल को लेते हैं। हमने कहा सर क्या, मैं कहता हूं कि इक्वेशन दे रखा है 2x+1 इक्वल टू लेट 5, और मुझे इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी सॉल्व करना है। तो मैंने कहा सर लीनियर इक्वेशन तो है ना, एक वेरिएबल है और उसकी पावर क्या है 1 है, तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो हमने कहा सर हम राइट साइड में वेरिएबल को छोड़ के सारे टर्म्स को दूसरी साइड भेज दें, इन रूल्स, इन फॉर्मूलों का यूज करके, रूल्स समझ लीजिए, इन रूल्स का क्या करके यूज करके हम क्या करेंगे, वेरिएबल को यानी x को इधर रखेंगे और बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड भेज करके सिंप्लीफाई। क्लियर है, हमने कहा ठीक है कैसे करेंगे, तो हमने एक साइड 2x लो, ये यहाँ पे प्लस में है, तो प्लस में है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 - 1। अच्छा जी, 5 - 1 क्या हो गया 4, तो हमने कहा सर 2x इक्वल टू हो जाएगा, हमारे 4 मिल गया। हमने कहा x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, हमने कहा सर 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 4/2। इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से देखो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, देखो कितनी आसानी से सिंपल फॉर्मूला का मतलब सिंपल जो रूल्स हैं उनका यूज करके हमने x की वैल्यू फाइंड कर दी। और यही चीज हमें पूरे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में करनी है। ठीक है, अगर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है तो सिंपल से इतना ही रूल हमको क्लियर कट पता हो। इसके अलावा फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन, सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड के रूल्स अगर हमें पता है तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा जी, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर समझते चलेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते जाएंगे तो उनमें हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। वैसे अप्रोच बहुत ही ईजी है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते चलो, क्योंकि बच्चे बताएं जैसे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो और वहां परेशान हो जाते, ठीक, तो हम हर एक क्वेश्चन के टाइप को पकड़ेंगे और देखेंगे कि वहां पे क्या अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, लगभग सेमी अप्रोच होने वाले हैं, बस थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। तो देखते हैं क्या कहानी है। हमने कहा सर जैसे ये एक इक्वेशन हमको दे रखा है और इसको सॉल्व करना है। इससे पहले जो हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड पे x था, एक ही वेरिएबल था। यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे भाई इधर भी x है, इधर भी x है, अरे इक्वल के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड x है। ठीक है, हमने कहा सर एक बार लिख दो अच्छे से, ये है 8x + 3 और ये है 27 प्लस ऑफ 2x। क्या ये बात समझ में आती है? हमने कहा ठीक है सर जी, क्या करना है, हमने कहा सर दोनों साइड x है। हाँ, ये बात अलग है कि x यहाँ पे भी x है, यानी वेरिएबल सिंगल है और इसकी पावर भी 1 है, यानी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कहलाएगा। अब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिले कि LHS और RHS दोनों साइड जो है हमारे x हैं, तो हम सिंपल से क्या करेंगे, सारे वेरिएबल को एक साइड और सारे कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड भेज दो। क्या रखना है कि जब भी ऐसी कोई कंडीशन हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड वेरिएबल हैं, तो हमें क्या करना है, हमें सारे वेरिएबल को एक साइड और सारे कांस्टेंट टर्म को एक साइड। क्लियर है? हमने कहा ठीक है सर, क्या कर सकते हैं, तो हमने कहा सर यहाँ पे ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, तो हमने कहा सर इसको इधर ले आते, पाएगा तो पूरा टर्म आएगा। अच्छा, टर्म की कंडीशन याद रखना कि भैया जब भी कोई चीज क्या हो, मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, ये हमारे सिंगल टर्म कहलाएंगे। टर्म्स अलग होते हैं प्लस माइनस से, यहाँ अगर +1 है या 2x - 1 है तो ये हमारे दो टर्म है। ठीक है, क्योंकि 2x और 1 क्या हो गया, प्लस के थ्रू एक दूसरे जुड़े हैं, 2x + 1 है या 2x - 1 है, तो ये टू टर्म्स कहलाएंगे। लेकिन ये ऊपर की बात करूं तो मल्टीप्लाई में 2x है, x/2 है, तो ये क्या है, सिंगल टर्म्स कहलाते हैं। टर्म्स में कंफ्यूज मत होना, और जब भी ऐसे रूल्स यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे ये 2x है तो 2x पूरा आएगा, सिर्फ x नहीं आएगा। इस चीज को ध्यान रखना कि कंप्लीट टर्म आएगा। हमने कहा ठीक है सर, आपने बताया कि जब भी ऐसी कोई कंडीशन हो तो सारे वेरिएबल एक साइड, तो 2x को हम उठा के इधर ले आए, अगर और भी कहीं x होता तो उसको भी ले आते, है ना। अब यहाँ पे सिंपल 2x, तो 2x इधर ले आए, तो हमने कहा सर ये 8x हो गया और 2x यहाँ प्लस में है तो -2x हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि कोई चीज प्लस में है तो इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, कोई चीज माइनस में है तो उधर प्लस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगी। क्लियर है? हमने कहा ठीक है सर। अच्छा जी, दूसरा क्या करना है, हमने कहा सर ये जो हमारा क्या है +3 कांस्टेंट टर्म है, क्या है, ये है +3, इसको हम भेज देंगे इस साइड, +3 क्या भेजेंगे, राइट साइड भेज देंगे। हमने कहा ठीक है सर जी, क्या आएगा, हमने कहा इक्वल टू यही रहेगा
27 वही है जैसा है वैसा ही, और ये +3 और +3 इक्वल के इस साइड आएगा तो -3 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? ठीक है, हमने कहा सर 8x से 2x जाएगा, ये आएगा 6x। 8x से 2x सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 6x। क्लियर? और 27 - 3 तो 27 - 3 हमारा हो जाएगा कितना? 24। अब हमने कहा सर हमें क्या करना है, सबसे पहले सारे वेरिएबल एक साइड, सारे कांस्टेंट एक साइड, और उसके बाद सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद x को छोड़ के सारे टर्म्स हमें क्या करना है, भगा देना, या फिर जो भी वेरिएबल है उसको एक साइड रखेंगे और उसको छोड़ करके जितने भी मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, एडिशन में टर्म्स होंगे उन सबको हम क्या करेंगे, दूसरे साइड भेज देंगे। अच्छा जी, तो 6 × x है, तो हमने कहा सर 6 को भेज दीजिए उस साइड पे। अब 6 को अगर मैं उधर भेजता हूं तो क्या होगा, तो हमने कहा सर जी x हो जाएगा 24/6, 6 × 24 कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी। बात सुन में? तो हमारा सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है जहां पे दोनों साइड x होंगे, तो हमें क्या करना है, सारे कांस्टेंट एक साइड, सारे वेरिएबल एक साइड। बस इस रूल को ध्यान रखना, ये लगभग हर जगह यूज होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अब चलते हैं अगले सवाल पे। अब मैंने कहा कि सर यहाँ पे सॉल्व करते हैं, दोनों साइड वेरिएबल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भैया दो दो टर्म्स थे, यहाँ एक साइड सिंगल एक साइड वो, तो क्या करना है, हमने कहा सर सिंपल सा क्या कर लो कि पहले जो डिनोमिनेटर में है, चूंकि यहाँ पे 7y के नीचे कंप्लीट 7y है, उसके कंप्लीट नीचे y 5 है, तो ये 5 को हम पूरा उधर भेज सकते हैं। देखो क्या कहानी है, सर ये 7y/5 इक्वल टू y - 4 है, और ये 5 यहाँ डिवाइड में उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो आएगा 7y = 5y - 4। ठीक है, अब जब भी क्या होगा भाई, पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 5 बाहर हो गया, y - 4 हो गया। हमने कहा सर अब ब्रैकेट को क्या करोगे, ओपन करोगे, तो आएगा 7y = 5 × y 5y और -5 × 4 होगा, 5 × y से होगा, फिर y का 4 से होगा। अच्छा ये प्लस है, माइनस तो माइनस हो गया, और 5 × 4 = 20, 5 क्वेश्चन में ध्यान रखना, ज्यादातर ये ब्रैकेट ओपन करने में अगर बाहर माइनस साइन होता है तो बच्चे गलती कर देते हैं। याद रखना प्लस साइन है इसलिए साइन में चेंजेस नहीं हुए, लेकिन यही माइनस साइन होता तो माइनस इंटू प्लस ये माइनस हो जाता, और माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाता। बस सुन भाई, तो याद रखिएगा कौन से वाले रूल की बात कर रहा हूं, तो मैंने कहा जब भी दो पॉजिटिव टर्म आपस में मल्टीप्लाई करें, ये भी रूल लिख लेना बेटा। मैंने कहा कि सर प्लस इंटू प्लस है तो ऑलवेज प्लस आएगा, माइनस इंटू माइनस है तो ऑलवेज क्या आएगा, प्लस आएगा, लेकिन माइनस इंटू प्लस है तो आएगा माइनस, और प्लस इंटू माइनस है तो आएगा माइनस। क्लियर है? सेम चीज आप डिवाइड में भी करते हैं क्या, प्लस बाई प्लस या माइनस बाई माइनस हो तो इसका आंसर ऑलवेज प्लस आएगा, वहीं पे प्लस बाई माइनस या माइनस बाई प्लस है तो ऑलवेज आंसर आएगा निगेटिव। तो ये सिंपल से रूल्स है। इनका शॉर्ट ट्रिक अगर मैं कहूं तो भैया जब भी सेम साइन हो, सेम साइन कहाँ है, प्लस प्लस माइनस माइनस, जब भी सेम साइन होगा यहाँ पे भी प्लस प्लस माइनस माइनस, तो सेम साइन होने पे आंसर ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। देखो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। जब अपोजिट साइन होंगे, माइनस प्लस प्लस माइनस, प्लस बाई माइनस माइनस बाई प्लस, तो उस कंडीशन में ऑलवेज क्या होगा, आंसर नेगेटिव आएगा। ये भी याद रख सकते हो। उसके अलावा सिंपल से रूल है, याद रख लो, काम खत्म। मैंने कहा सर इससे क्या फायदा होने वाला है, तो जब भी ब्रैकेट्स ओपन कर रहे होगे, मल्टीप्लाई वाले केसेस आएंगे, तो जैसे ये +5 है, ये +y है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, इसलिए प्लस और 5y हो गया। 5 इंटू -4, तो 5 इंटू -4 तो पहले साइन का मल्टीप्लाई होता है, तो 5 पॉजिटिव है और 4 क्या है, नेगेटिव, तो प्लस इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, और 5 इंटू 4 = 20। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही बेसिक रूल है, बच्चे यही गलती करते हैं। चलो आ जाओ। हमने कहा सर ये तो आ गया यही वाला पार्ट, इसी टाइप का हो गया ना कि वेरिएबल्स हैं और है, तो क्या करना है, तो हमने कहा सिंपल सा, सर आपने बताया कि जितने कांस्टेंट टर्म है उनको एक साइड, वेरिएबल टर्म एक साइड। अब यहाँ पे सिंगल वेरिएबल ये कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो हमने कहा 5y को इधर भेज दो थोड़ा, तो हो जाएगा 7y - 5y = -20, और 7y - 5y, तो 7y 5y जाएगा, तो 7 में से 5 गए 2, यानी 2y = -20। हमने कहा सर 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आएगा, तो y = हो जाएगा -20/2। देखो 2 से ये जाएगा
प्लस हो जाएगा। तो देखो माइनस बाई प्लस, तो मैंने कहा सर माइनस बाई प्लस होता है माइनस, यानी जो भी आंसर आएगा आपका यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ y इक्वल टू आ जाएगा -10। तो साइन का जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर बच्चे ही सिली मिस्टेक्स करते हैं, यहीं पे गड़बड़ कर देते, तो हम हर एक स्टेप को अच्छे से समझेंगे। क्लियर? ठीक है, हम काफी सारे क्वेश्चन करेंगे इसको लेकर के, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो पहला टाइप ये हो गया, दूसरा आपका ऐसा कुछ हो गया। अब बात कर लेते हैं ऐसा कुछ क्वेश्चन है, मैंने कहा सर यहाँ पे y यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, तो कैसे सॉल्व करना है? तो सबसे पहले जब ऐसा कुछ पार्ट आए कि एक से अधिक 2-3 बार आ गया है ना, LHS RHS दोनों साइड पे ऐसा कुछ टर्म्स आ गए, तो उस कंडीशन में इनको पहले सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के बाद वही वाला पार्ट, क्या सारे कांस्टेंट टर्म एक साइड, सारे वेरिएबल टर्म एक साइड, और फिर y को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ y है तो y को सॉल्व कर लेंगे, x होता तो x को सॉल्व कर देते। क्लियर? अब ध्यान दे करके इस चीज को समझना। मैंने कहा सर पहले इसको करेंगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है कि ब्रैकेट ओपन करो, और ब्रैकेट ओपन करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने कहा सर 15 इंटू वाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15y, और 15 इंटू 4 हो जाएगा, तो हमने कहा सर -15 इंटू हो जाएगा 4। क्लियर? आप दिखा दीजिएगा। अब देखो जो चीज रूल मैंने पीछे बताई उसका यूज, -2y है तो -2y इंटू वाई, तो -2 इंटू वाई हो जाएगा, लेकिन माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। इस -2 का जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू 9 हो जाएगा। बात समझ में? क्या किया? ये वाले पार्ट को फिर से एक बार देखते हुए कि जब हम ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, हमने कहा सर इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो -2 पहले मल्टीप्लाई करेगा y से, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई तो माइनस होता है, ठीक है। और जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया यानी -9 से, तो -2 इंटू -9, तो हमने कहा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 9 हो जाएगा। क्लियर है? याद रखना, इसलिए मैंने बताया था साइन कन्वेंशन, जब सेम साइन होंगे तो पॉजिटिव और अपोजिट साइन होंगे तो नेगेटिव आंसर आता है मल्टीप्लाई डिवाइड वाले पार्ट में। तो जो ये आपका ये वाला पार्ट था, ये रूल इसको याद रखिएगा और लिख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। हमने सर इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ प्लस है तो प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा 5 इंटू वाई 5y, और 5 इंटू 6 30। देखो यहाँ पे भी हम साइन ही कर रहे हैं, प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा, तो साइन का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं। ठीक है, ये आ गया सिंपल सी। क्लियर? अब क्या करना है, तो हमने कहा सर अब यहाँ पे क्या करना है, वेरिएबल टर्म्स एक साइड रखने हैं और कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड भगा दो, सिंपल सी कहानी। क्लियर? तो हमने कहा सर वेरिएबल कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो उसको छोड़ दो, ये हो जाएगा 15y माइनस 2y और प्लस ऑफ 5। ये टर्म यही रहेंगे। इसके अलावा हमने कहा सर 15 चौको 60, 15 4 जा 60, 60 माइनस 60 जाएगा उस साइड तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 60 हो जाएगा। 9 2 जा 18, प्लस 18 है तो माइनस 18 हो जाएगा। भाई प्लस 18 इधर है, इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा, और प्लस 30 है तो हो जाएगा माइनस ऑफ 30। बात सुन में हमने क्या किया, हमने वेरिएबल टर्म को इधर रख लिया और कांस्टेंट टर्म को उधर रख लिया, सिंपल सी कहानी है। और यही चीज हर जगह रखना है कि सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने के बाद सारे वेरिएबल एक साइड, सारे कांस्टेंट टर्म एक साइड, सिंपल सी कहानी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो हमने कहा 15 प्लस 5 20, और 20 में से -2, भाई सिंपल सा है, y कॉमन हो जाएगा, 15 2 और 5 की बात है, तो प्लस प्लस वाले ऐड करोगे तो 15y प्लस 5y इज 20y, और 20y से -2y जाएगा तो ये आएगा 18y इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमने कहा सर तरीके कई सारे हैं, आपको जैसा सही लगे। हमने कहा 60 में से 30 है, 60 में से 30 चला जाएगा, सीधा 30 आएगा, और 30 में से 18 सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, 13 से जब 18 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, है ना, तो हमने कहा सर ये आ जाएगा 12। क्लियर है? याद रखना, या तो ये कर लो या फिर क्या करते हैं, हमने कहा माइनस माइनस वाले पहले ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 8 और 3 1 4 48, और 60 से 48 जाएगा तो 18y इक्वल टू 10 में से 8 गए 2, और ये हो जाएगा 5 में से 8 गए 1 12। ठीक है, हमने कहा सर y की वैल्यू निकालनी है तो 18 को यहाँ से इधर भगाना पड़ेगा, भेज दो, ये हो जाएगा y इक्वल टू 12/18। ठीक है, अब दोनों इवन नंबर हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और ऑलवेज आंसर क्या करना है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई। हमने कहा सर
2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, हमने कहा सर 3 से जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो आंसर आ गया यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2/3। क्या आ गई? 2/3। 6 दिन बाद 6 तक 18, 6 से भी जाएगा। ठीक है, तो आपको जो सिंप्लीफाई करना है, देखो ऐसा है, जब भी बड़े नंबर आए कंफ्यूज हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे सिंपलेस्ट नंबर है, सबसे छोटे छोटे नंबर से आप क्या करो, डिवाइड कर लो। इससे क्या होगा, नंबर छोटे होते जाएंगे, चीजें आसान होती जाएंगी। क्लियर है बात? समझ में? ये चीज समझ में मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखो ये आया एक फ्रैक्शन में चीजें आ गई। अभी क्या था, सिंपल सा थे, साथ में थे, बट फ्रैक्शन नहीं था। अब यहाँ पे क्या आ गया, फ्रैक्शन भी आ गया। कैसे करेंगे इस टाइप क्वेश्चन को? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हैं यहाँ पे भैया राइट साइड पे भी एक फ्रैक्शन है 5x - 4/6 है, और इधर भी 3x + 10/2 है, और इसको मुझे सॉल्व करना है। तो अच्छा तरीका क्या है कि पहले इन दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई कर लो। अब यहाँ पे चलो 5x - 4/6 ही है, लेकिन यहाँ +5 होता या समथिंग कुछ टर्म्स होते, तब भी हमें क्या करना होता कि LHS को पहले उधर सॉल्व कर लो, RHS को इधर सॉल्व कर लो, मतलब अलग अलग सॉल्व कर लेते। अलग अलग सॉल्व करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपल सा वही वाला पार्ट क्या कि वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट टर्म को एक साइड, इस तरीके से लेके जाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं क्या करना है। तो हमने कहा सर सिंप्लीफाई करना है, तो इसको तो कुछ नहीं करना है, ये तो सिंपली 5x - 4/6 है, तो इसके लिए कुछ मत करिए। इसकी बात करते हैं, तो हमने कहा पहले नोट कर लो क्या है, 4x + 1 है, माइनस है 3x + 10/2। ये तो ठीक, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या तरीका है? तो हमने कहा सर इसको मानेंगे अपॉन में 1, इसको मान लेंगे अपॉन में 1। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन वाला पार्ट आया, और फिर देखिए मैं लीनियर इक्वेशन में हमेशा बात करता हूँ कि अगर इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सिंपल सा आपके कुछ कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, जिसमें फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड भी शामिल है। तो जिनको अगर इस प्रॉब्लम, इन वाले पार्ट में प्रॉब्लम है कि उसे फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है, मल्टीप्लाई प्रॉब्लम है, तो एक बार उन रूल को चेक जरूर कर लेना, उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, जिससे कि यहाँ प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो हमने कहा सर इसको सिंप्लीफाई करना है, अपॉन में 1, अपॉन में 1 लेट कर लिया 2, 2 है ये, क्या करोगे? तो हमने कहा सर एलसीएम ले लो ओवरऑल पे, तो हमने कहा एलसीएम आएगा 2, 1 1 2 है तो एलसीएम 2 आएगा। क्या रूल था? हमने कहा सर 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, जो बचेगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x × 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैं आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूँ 4x × 2, ये प्लस का साइन है तो प्लस होता रहेगा। हमने कहा 1 से डिवाइड किया, 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 × 1, ये माइनस साइन है तो माइनस होता रहेगा, और 2 से डिवाइड किया 1, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये अब देखो 3x + 10। मैंने कहा सर इनको तो आपने ब्रैकेट में नहीं लिखा, इसको काहे ब्रैकेट में लिख दिया? तो बच्चे याद रखना, कभी भी ऐसे फ्रैक्शन वाला पार्ट हो, बाहर माइनस घूम रहा हो, जैसे दो टर्म है 3x + 10 और माइनस साइन यहाँ बाहर, तो माइनस का इफेक्ट अभी इनमें नहीं है। तो जब भी इनको सिंप्लीफाई करने जाना, जैसे मैंने एलसीएम लिया ना, तो जब भी इनको वो सिंप्लीफाई करने जाना तो इन टर्म को पूरा ब्रैकेट में रख देना। इससे फायदा क्या होगा कि जब इसको खोलोगे तो माइनस का इफेक्ट इसमें आ जाएगा, जिससे गलती नहीं होगी। और अक्सर बच्चा यहीं पे गड़बड़ करता है कि एलसीएम लेगा, वो -3x कर देगा, +10 रख देगा। क्या कर देगा देखना, यहीं पे वो क्या कर देगा, वो उसको ऐसे लिख देगा, क्या सर 2 से डिवाइड किया, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई किया, 3x + 10, तो 3x + 10 लिख दिया। और आपने अगर सिर्फ ये लिखा तो देखो 10 यहाँ पे भी प्लस में था, यहाँ पे भी प्लस में है, तो हमने कहा सर माइनस का इफेक्ट इसमें आया नहीं, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई होने पे तो -10 होना चाहिए था, बट यहाँ +10 ही। बात समझ में? तो हमें क्या करना है, इस गलती से बचने के लिए ऑलवेज याद रखिएगा क्या, कि जब भी ऐसी कोई कंडीशन आए कि फ्रैक्शन वाला पार्ट है, दो टर्म्स हैं और बाहर माइनस है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को ब्रैकेट में रख लेंगे। क्लियर? अच्छा जी, अब हमने कहा सर आगे सॉल्व करते हैं। ये जैसा है इसको वैसे रहने दीजिए, 5x - 4, अब इसको बाद में आराम से सॉल्व, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। हमने कहा 4 × 2x, 4x × 2 इज 8x, 2 × 1 इज 2, और माइनस अंदर जाएगा। अब देखो क्या होगा, माइनस है, ये +3x है, तो माइनस प्लस माइनस यानी -3x हो जाएगा, और फिर से माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, +- -10। देखो
यहाँ अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो यहाँ प्लस ही रख देते, क्वेश्चन गलत हो जाता। बस उनमें तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, याद रखना, काफी सारे बच्चे यहीं पे गड़बड़ करते हैं। क्लियर? हमने कहा सर अपॉन में 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 5x - 4 है, इससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हमने कहा ये जैसा है उसको अभी रहने दीजिए, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। 5x - 4/6 और इक्वल टू, पहले इसको सिंप्लीफाई करो। तो हमने कहा सर 8x - 3x, 8x - 3x क्या हो जाएगा? तो हमने कहा सर 8x - 3x इज ए 5x, 8x - 3x इज ए 5x, और 2 और -8, तो +2 - 8 इज ए, सॉरी, +2 और -10, +2 - 10 इज ए -8, तो हो जाएगा -8 बाई कितना? 2। क्लियर? हमने क्या किया, इस वाले टर्म को पहले सिंप्लीफाई किया। याद रखना जब भी फ्रैक्शन में होगा तो दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई कर लो, पहले सिंप्लीफाई करोगे ये फॉर्म मिलेगा। अब इसमें क्या करना है, तो हमने कहा सर पहले ये नीचे 2 है तो उसको उधर भेज दो, ये 6 को उधर भेज दो, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कहते हैं। याद रखना, शो नहीं करते, काफी सारे बच्चे क्या करते हैं ना, इसको शो कर देते कि सर ऐसे कर दिया। ये टीचर आपको दिखाता है जिससे कि आपको समझ में आए कि 6 ऊपर गया 2 उधर गया, इसको दिखाना नहीं होता आप लोगों को। तो इस चीज को याद रखना, ये गलतियां भी बच्चे करते हैं, हमको ये शो नहीं करना होता, हम ये करते जरूर हैं, क्योंकि एक साथ हमने 2 स्टेप्स फॉलो कर लिए क्या, कि भैया ये डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई में भेज दिया, सेम वे में ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया, दोनों स्टेप को एक साथ कर लिया तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं, और हम सिंपल सा इसको यूज कर लेते हैं। बट इसको आपको शो नहीं करना होता, टीचर जो शो करता है वो सिर्फ इसलिए कि आपको समझ में कि कौन सा टर्म किधर जा रहा है। क्लियर? तो हमने कहा सर 2 इधर आ गया तो ये हो जाएगा 2 5x - 4, और ये आ जाएगा 6 5x - 8। सिंप्लीफाई कर दो तो 5 2 10, ये हो जाएगा 10x, 2 × 4 -8 इक्वल टू 6 5 30x, और 6 8 या 48। क्लियर? ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करना है, हमने कहा सर फिर से वही टर्म, सारे वेरिएबल एक साइड, सारे कांस्टेंट हम एक साइड, तो 30x इधर आ जाएगा तो 10x - 30x हो जाएगा, ये प्लस में है इधर माइनस में आ जाएगा, -8 है +8 हो जाएगा, तो 8 - 48 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो हमने कहा 10 में से 30 गए, ये हो जाएगा 20, x बड़ी संख्या माइनस है तो नेगेटिव, -20x। क्लियर? इक्वल टू, ये हो जाएगा -20 नहीं, -40, क्योंकि 48 में से 8 गया, 48 में से 8 गया, 40 आ जाएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह लेते हैं हमेशा, जो ग्रेटर नंबर होता है, तो ये माइनस में, तो ये भी माइनस में। हमने कहा सर यहाँ से x हो जाएगा -40 अपॉन -20, देखो 20 2 सा 40, और माइनस बाय माइनस प्लस, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +2। माइनस बाय माइनस क्या होता है, प्लस होता है, हमने अभी बताया ही था। तो इस तरीके से देखो कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ, और आपको यही करना है। अगर ऐसा कुछ भी टर्म आता है तो अलग अलग सिंप्लीफाई करो, और उसके बाद सिंपल सा इस स्टेप तक लेके आओ, फिर वही वाला पार्ट, सारे वेरिएबल एक साइड, सारे कांस्टेंट एक साइड, दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल से रूल को बस याद रखना कि वो जो 4 रूल मैंने बताए थे उनमें गलती मत करना, कभी ये ब्रैकेट ओपन करते हुए साइन की गलती मत करना। अगर ये 2 चीजें आप ध्यान रखोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। बात समझ में आती है मेरे प्यारे बच्चों? चलो आ जाओ, हमने कहा सर बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन को। ये देखो एक प्यारा सा क्वेश्चन है, काफी सारे बच्चे इसी को देख के टेंशन में आ जाते हैं। हमने कहा सर जी एक बार x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, आपने क्या बताया, हमने कहा सर इसको अलग अलग सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले इधर इधर उसको सॉल्व कर लो, इसको इधर सॉल्व करो, क्या होगा। तो हमने कहा सर ये होगा 5x और -1/3 x + 1 इक्वल टू 6x + 1/30 है। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे तो हमने कहा एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, पहले 3 लिया भाई, 5x/1 होगा, 3 और 1 कैल्शियम 3, 3 और 1 कैल्शियम क्या 3 है। हमने सर 1 से डिवाइड करेंगे 3 का, तो 3 बचेगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5x × 3 क्या हो जाएगा, 5x × 3 हो जाएगा। ये माइनस साइन है, माइनस 3 से 3 डिवाइड हुआ 1, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा x + 1। देखो फिर से यहाँ माइनस साइन है, तो माइनस साइन है तो आप इसको क्या करो, ब्रैकेट में रखो, जिससे कि ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन अपने आप चेंज होगा। अगर ब्रैकेट में नहीं रखा, कहीं आपने ये गलती कर दी, क्या गलती कर दी, देखो बच्चे ये गलती करते हैं,
क्या कि 1 का मल्टीप्लाई है x+1, तो x+1 आएगा, x+1 लिख दिया। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई कि x तो माइनस हो गया बट ये माइनस नहीं हो, इसी की वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, तो इस चीज को आपको नहीं करना है। बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों? चलो आ जाओ। तो हमने कहा सर हमें क्या करना है, हमें इसको ब्रैकेट में रखना है। आ जाओ इस साइड। हमने कहा इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करोगे, तो हमने कहा 6 को अंदर ले जाओ, ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो आएगा 6x और 6 इंटू प्लस 6 इंटू 30 यानी 6/30। इसको सॉल्व कर लोगे 6×5=30, काम खत्म। अच्छा जी, और क्या करना है, तो हमने कहा सर 5 इंटू दिस, ये हो जाएगा 5x इंटू 3 15x, माइनस अंदर जाएगा तो -x-1 अपॉन में 3, ये हो गया ये वाला पार्ट। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 6x प्लस ऑफ 1/5। क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी, इसको और सॉल्व कर लो तो 15x से x गया, तो 15x से x गया 14x माइनस 1/3, और इसको सॉल्व करोगे तो अपॉन में 1, 5 एलसीएम तो 6×5=30, तो हो जाएगा 30x प्लस 1/5। समझ में? सिंपल से एलसीएम लेके सॉल्व करने हैं। 5 एलसीएम है, 1 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6×5=30x, और 5 से डिवाइड करोगे 1, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 1 से करोगे 1 ही आएगा। सिंपल सी कहानी है। क्लियर? अब क्या करना है, तो हमने कहा सर ये वाले टर्म तो अभी हमने पीछे देखे थे, क्या करते हैं इस टाइम पे, हमने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 5 इधर भेज देंगे 3 उधर भेज देंगे, तो चलो करते हैं। क्या हो जाएगा, तो हमने कहा सर 5 इंटू 14x-1 और इक्वल टू 3 इंटू 30x प्लस, ठीक है। यहाँ 5 डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर? तो क्या हो गया, हमने 14 इंटू 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 70x, और 5 माइनस 1 इधर 5, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 1 इज 5, 14 5 से 17, 70x माइनस 5 इक्वल टू 3 3 9 90x प्लस ऑफ। क्लियर? ये फिर से सबसे पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया। क्या करना है, सारे वेरिएबल एक साइड, सारे कांस्टेंट हम एक साइड, तो 90x इधर आ जाएगा तो 70x माइनस 90x हो जाएगा, और इक्वल टू -5 प्लस 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3। इसको सॉल्व करोगे तो 70 में से 90 गया -20x इक्वल टू 8, और x की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन -20। इवन नंबर है, सॉल्व कर लोगे तो 4 2 से 8 और 4 5 से 20, ये हो जाएगा x इक्वल टू -2/5। देखो, प्लस बाई माइनस माइनस 2/5, देख, और यही आपका हो गया फाइनल आंसर। बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर है? तो किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस अप्रोच को समझना है, इसलिए मैं सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेके आया हूं जिससे कि आप उन सारे पार्ट्स को समझ सको। क्लियर है? ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले सवाल की। और तो देखो यार, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन पे ही आया है, बट यहाँ पे एक टर्म से अलग, इधर टर्म है, तो इसको क्या करेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। क्या करना है, हमने कहा फिर वही करेंगे। क्या करना है, आपका एलसीएम लेना है, तो हमने कहा सर 3y-5/4 है और -4y है, और इक्वल टू 3-y-3/2 है। सिंपल सा फ्रैक्शन मेथड, क्या करेंगे, एलसीएम की हो जाएगा 3y-5 माइनस ऑफ 4 4 जा 16y, या फिर ऐसे ना करके आप क्या करो, रूल को ही फॉलो कर लो जैसे अभी तक करते आए हो। हमने कहा 4/1 किया तो एलसीएम आया 4, ये अगर 4 है तो ऊपर वाला टर्म जैसा है वैसे ही आ जाएगा, ये माइनस साइन है तो माइनस आ गया, 1 से डिवाइड किया 4 4 का ऊपर मल्टीप्लाई 16y, है ना, 1 से डिवाइड किया 4 को 4 है, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई तो 4 चौको 16, काम खत्म। यहाँ सॉल्व करोगे तो 3 2 जा 6 अपॉन 1 है, एलसीएम तुम्हारा 2, 1 से डिवाइड किया 2 का ऊपर मल्टीप्लाई तो 3 इंटू 2, और माइनस 2 से डिवाइड किया 1 1 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो फिर से आप ब्रैकेट में रखोगे, ब्रैकेट में क्यों रखोगे, यहाँ माइनस साइन है, या प्लस साइन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर माइनस साइन तो ऑलवेज ब्रैकेट में रखेंगे, गलती नहीं करेंगे, याद रखेगा। चलो अब इसको क्या करना है, हमने कहा सिंप्लीफाई कर लो, ये आएगा 3y माइनस 3 5 जा 15 माइनस ऑफ 16y अपॉन 4, और इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस ऑफ y प्लस ऑफ 3 अपॉन 2। डन? हमने कहा 3y 16y, क्या होगा 3y माइनस 16y, तो हो जाएगा माइनस ऑफ 13y, -15 है तो -15 रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपॉन में 4 है तो 4,
ठीक है। अच्छा जी, इक्वल टू 6 माइनस, देखो 6 प्लस 3 है, 6 भी प्लस में 3 भी, तो 6 और 3 क्या हो जाएगा 9, 9 माइनस वाई बाई टू, माइनस वाई बाई, ठीक है। एक काम कर लो, 4 को उधर भेज दो, फायदा क्या हो गया, हमने कहा सर देखो 4 से तो ये सीधा सीधा डिवाइड हो ही जाएगा, तो क्या होगा -13y इक्वल टू -15 इक्वल टू 4, 9 माइनस वाई बाई टू, 2 2 से 4। मैंने ये क्यों किया, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को इधर क्यों नहीं भेजा, मैंने कहा सर अगर 4 को मैं इधर भेजता हूँ तो सिंपल कट जाएगा, तो मुझे बेवजह का कैलकुलेशन करने क्यों, है ना। क्या करना है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, चीजों से समझना है कि क्या सही अप्रोच है किस कंडीशन में। मैंने कहा सर 4 को उधर भेज दो, काम बन जाएगा, 4 आया और कट गया, क्या हो गया, तो हमने कहा सर 13y हो जाएगा, -15 होगा, और ब्रैकेट ओपन कर लोगे तो 2 9 से 18 माइनस ऑफ 2y। अब फिर से भाई सारे वेरिएबल एक साइड, सारे कांस्टेंट एक साइड, तो -2 आएगा इधर प्लस 2y में, तो 13y प्लस 2y, और 18 -15 है तो +15, तो ये हो जाएगा +15। सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 11y इक्वल टू 8 5 13 की 3 हासिल 1 1 1 1 3 33, तो y की वैल्यू आ जाएगी 33 बाई -11, 11 से 3 टाइम से 11 3 33, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी प्लस बाई माइनस -3। बात समझ में आई, क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एक दूसरा क्वेश्चन है ना, इसको भी सॉल्व करना है, बहुत ही इजी तरीका होगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि क्या करना है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो क्या करना है, तो और इसको भी जल्दी से सॉल्व कर ही देते हैं, है ना। अच्छा जी, क्या कहानी है, तो मैंने कहा सर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि सारे वेरिएबल एक ही साइड है इधर, लेकिन एक कांस्टेंट टर्म है, क्या तरीका है, एक तो ये कांस्टेंट टर्म इधर ले और सिंपलीफाई कर लो, दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हमने कहा सर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और अलग अलग सिंपलीफाई करते हैं, तो देखो क्या आएगा, हमने कहा सर ये 2 माइनस वाई ही आएगा, -5y + 6 आ जाएगा, और ये आएगा 10, यहाँ डिवाइड में है तो उधर ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 10 1 - 3y आए, क्या बात। फिर से हमने सर ऐसे क्वेश्चन तो हमने अभी दूसरे तीसरे टाइप में किए हुए थे, क्या करना है, इधर इसको अलग सिंपलीफाई करो, उसको अलग सिंपलीफाई करो, और सारे कांस्टेंट टर्म एक साइड, सारे वेरिएबल टर्म एक साइड। चलो जल्दी से करते हैं, तो 15 2 से 30 -15y, -5y है तो -5 है तो 5 × y -5y, और प्लस माइनस माइनस 6 5 30 इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 10 -30y, क्लियर, ठीक है। अब क्या करना है, तो हमने कहा 13 और 13, -30 + 30 कट जाएगा, ठीक है, -5 माइनस, तो ये हो जाएगा -20y, और इक्वल टू 10 -30y। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, तो हमने कहा सर सारे वेरिएबल टर्म एक साइड और सारे कांस्टेंट टर्म एक साइड, क्लियर। तो यहाँ पे देखो क्या है, -30 है, -30 इधर आ जाएगा, और ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये आएगा -20y प्लस ऑफ 30y इक्वल टू 10, ठीक है। अब हमने कहा सर 20 से 30, तो 30 - 20 इधर 10y, और बड़ी संख्या क्या है 30 है, तो इसका साइन क्या है प्लस, ये आएगा 10y इक्वल टू 10। बात समझ में, हमने कहा सर y मल्टीप्लाई में 10 है तो डिवाइड में आएगा, तो 10/10 हो जाएगा, 10/10 इज 1, यानी y की वैल्यू आ गई। तो देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गए, है ना, और कितने तरीके से कि आप अगर कई सारे क्वेश्चन, भाई कई बच्चा एक साथ देते वेरिएबल देखते टेंशन में आता है, हमने कहा सर सही तरीका यूज कर लो, कितने आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं, और देख लोगे कुछ स्टेप तो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे ये वाला टर्म लगातार आ रहा है, ये वाला भी आपने देख ही लिया होगा कि जब भी डिवाइड वाले आ रहे हैं तो ये वाले टर्म्स आ रहे हैं, तो इन सब चीजों को आपको ध्यान देना है, क्लियर है। उन मिस्टेक्स को नहीं करना है जो लगातार होती रहती है, जैसे साइन वाली मिस्टेक्स, प्लस माइनस, यहाँ पे वही गड़बड़ होती है, वही सिली मिस्टेक है जो क्वेश्चन को खराब करती है। अच्छा एक चीज और, क्वेश्चन को करते वक्त ना ट्राई ये करिएगा बिल्कुल साफ सुथरा और साइन के साथ करो, जिससे कि क्या हो ना कि अगर कहीं गड़बड़ हो तो आप रीचेक कर सको, ठीक है। काफी सारे बच्चे इतने खराब तरीके से लिख देते हैं, इनको प्लस माइनस में समझ में नहीं आता क्या है, और फिर उसके बाद दिक्कत हो जाती है। अब देखो एक क्वेश्चन ये है
और इसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की। तो हमने कहा सर एक प्यारा सा क्वेश्चन है और यहाँ पे क्या कहानी है, एक्स को फाइंड करना है, बट देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एक्स है, अगर दोनों में एक्स है तो कैसे सॉल्व होगा, कहानी बस इतनी है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हमने कहा सर x प्लस 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 6 इधर आ जाएगा तो ये 9x माइनस 7 होगा और इनटू हो जाएगा x प्लस 6 और 3x प्लस 5 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 और 3x माइनस 4। देखो ऐसा है, अब यहाँ पे एक समस्या है कि 9x और 8 मल्टीप्लाई होंगे तो आपको देखना होगा लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, है ना। तो सिंप्लीफाई कर लो, तो हमने कहा पहले ब्रैकेट मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 9x का मल्टीप्लाई होगा x, तो 9x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा 9x इंटू 6 तो हो जाएगा 9 6 10 54x और इक्वल टू, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, सॉरी एक सेकेंड, क्या होगा, पहले 9x से दोनों मल्टीप्लाई किया, अब -7 से करोगे तो -7 इंटू एक्स माइनस ऑफ 7x और माइनस प्लस माइनस 7 6 42 आ जाएगा। बात सुन में क्या हुआ, 9x का पहले हम मल्टीप्लाई किया x से 6 से तो 9x स्क्वायर 9 6 54x, फिर -7 से मल्टीप्लाई किया तो -7x और माइनस ऑफ 42। देन सेम वे में अब इधर मल्टीप्लाई कर लो, हमने कहा दो टर्म है 3x का 9x से होगा तो ये 9x स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर दे के टेंशन में मत आना कि सर ये क्या हो रहा है, यहाँ तो लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो याद रखना यार कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो ये जो स्क्वायर वाले टर्म्स हैं वो अपने आप ही कहीं ना कहीं कट जाएंगे। तो स्क्वायर दे के ये मत कहना कि गलत क्वेश्चन हो गया, गलत नहीं है वो, बस कहानी ये होगी कि उसको सिंप्लीफाई करते वक्त जो स्क्वायर वाले टर्म्स वो अपने आप कट जाएंगे और आपका लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन जाएगा। बस इनमें ध्यान रखना, क्लियर। तो मैंने कहा सर 3x के इधर मल्टीप्लाई होगा 9x स्क्वायर और 3x का -4 से होगा तो 3x इंटू 4 क्या हो जाएगा 12x, 3 चौको 12 और फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 3 15x और 5 इंटू 4 माइनस ऑफ 20। साइन का ध्यान देते हुए अब क्या करना है, तुमने कहा फिर से सारे वेरिएबल एक पहले सिंप्लीफाई कर लो, फिर सारे वेरिएबल एक साथ सारे कांस्टेंट में से। तुमने कहा सर 9x स्क्वायर साथ कुछ नहीं हो सकता, 54 और 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 14 में से 7 गया 7, तो ये हो जाएगा, है ना, कैरी 1 लिया था तो ये हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 47, बड़ी संख्या प्लस है तो ये प्लस 47x, ये वाला टर्म सॉल्व हुआ। -42 रहने दो इक्वल टू 9x स्क्वायर 12 और 15 है तो 15 में से 12 गया प्लस ऑफ 3x आ जाएगा और -20 आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो हमने कहा सर 9x स्क्वायर इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा तो 9x स्क्वायर से 9x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। और जैसे कटा तो देखो फिर से लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन गया, है ना। अब क्या करना है, तो हमने कहा सारे वेरिएबल एक साइड सारे कांस्टेंट पे एक साइड, तो ये हो जाएगा 47x माइनस 3x और 42 यहाँ माइनस में तो उधर प्लस में हो जाएगा तो 42 माइनस 20। क्लियर। तो हमने कहा सर 47 से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 44x, 7 में से 3 गया 4, 44x इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 2, 4 में से 2 गए 22। अब देखो क्या कहानी है, तो हमने कहा सर 44x है, x को रखेंगे 44 को इधर भेज देंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा, डिवाइड में आ जाएगा तो 22/44 आ जाएगा, 22 जा 44, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। देखो कभी कभी क्या होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे कभी कभी क्या होता है, देखो यहाँ वेरिएबल की पावर 2 हो गई, बट ऐसे क्वेश्चंस अगर आए तो वहां पे भैया कहानी ये होगी कि कहीं ना कहीं जाके ये स्क्वायर वाले टर्म्स अपने आप ही कट जाएंगे, तो फिर से क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन गया। बस समझ में, और नहीं बनता यानी क्वेश्चन ही गलत, ठीक है, क्योंकि वो आपके आउट ऑफ द सिलेबस हो जाएगा। लेकिन सीधा ये यहाँ पे स्क्वायर देख करके मैं छोड़ देना कि सर क्वेश्चन गलत है, नहीं, सिंप्लीफाई करने में अक्सर ये स्क्वायर वाले टर्म्स क्या होंगे, क्यूब वाले टर्म्स अगर आ गए, स्क्वायर वाले टर्म्स आ गए तो अपने आप ही वो कट जाएंगे, इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर है, चलो आ जाओ अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखो कहानी क्या है कि प्रॉब्लम आपके पहले वाले पार्ट में नहीं आती, और आती भी है तो मैंने लगभग सारे टाइप करा दिए जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
है ना। आप एक बार समझिएगा अच्छे से, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है एक बार फिर से रिपीट कर लेना यार, सारे हो जाएंगे। और सारे क्वेश्चन अपने से सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट ये। और बेसिक रूल, जो बेसिक चीजें हैं, जो मैंने रूल्स बताए, जो कॉन्सेप्ट बताए, उनको याद रखो कि साइन गलती नहीं करनी है। बच्चे जहाँ पे गलती करते हैं वहां पे उन चीजों को ध्यान रखना। ब्रैकेट वाला पार्ट कि माइनस अगर बाहर है तो हमेशा ब्रैकेट में रखना है, तो वो चीजें अगर ध्यान रखोगे तो गलती नहीं हो। ठीक है, अब प्रॉब्लम है यहाँ एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की। तो चलो देख लेते हैं क्या कहानी है। अब जब भी, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, टू नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 8:3, इफ द सम ऑफ द नंबर इज 143, फाइंड द नंबर्स। नंबर, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो याद रखना, जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन है बहुत प्यारे से क्वेश्चन होते हैं। देखो एक चीज समझना, नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, डिजिट वाले क्वेश्चन आएंगे, एज वाले क्वेश्चन आएंगे और बोट वाले क्वेश्चन आएंगे। और सारे क्वेश्चन डिफरेंट लैंग्वेज में होते हैं। इन लैंग्वेजों को समझना और स्टार्टिंग में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना, ये सारा गेम है। ठीक है, तो हम हर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। और कॉन्सेप्ट को याद रखना कि जब भी रेशियो वाला आएगा तो ये कॉन्सेप्ट लगना है, जब भी बोर्ड वाले क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके से उसको अप्रोच करना है। सारा गेम कंडीशन को पढ़ करके सही इक्वेशन बनाना है। अगर आपने सही इक्वेशन बनाई, क्वेश्चन ऑलवेज सही आएगा। क्लियर, चलो आ जाओ। तो मैंने कहा सर जब भी रेशियो की बात आए, यहाँ पे दे रखा है टू नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 8:3। तो हमने कहा सर अगर दो नंबर 8:3 हैं तो लेट कर लेंगे नंबर हमारा क्या होगा। तो हमने कहा नंबर हमारा होगा 8x एंड 3x। सिंपल सी कहानी है, याद रखना जब भी रेशियोस में होगा, अगर रेशियो में है तो उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है यानी उसके जो कॉमन पार्ट होंगे वो कट गए होंगे। हम लेट वही कॉमन पार्ट करते हैं कि वो कॉमन पार्ट क्या है, x है। तो जब भी ऐसा कुछ है कि नंबर इन द रेशियो ऑफ 8:3, देन ऑलवेज क्या करोगे, 8x और 3x कर लोगे कि लेट द नंबर इज क्या होंगे, 8x एंड 3x। इसके बाद क्या दे रखा है, द सम ऑफ द नंबर इज 143। तो इन दोनों नंबर का सम कितना दे रखा है, तो हमने कहा सर 8x प्लस 3x इक्वल टू दे रखा है 143। अब x की वैल्यू निकालो, नंबर आ जाएंगे। देखो कितना आसान सा सवाल है। क्लियर है, चलो सॉल्व कर लो। तो हमने कहा 8 3 11 11x आ गया इक्वल टू 143। x की वैल्यू आएगी 143 डिवाइडेड बाई 11, 11 × 11, 3 आएगा 33। तो x की वैल्यू आ गई 30। x की वैल्यू आ गई क्या, 30। और x की वैल्यू 30 है तो नंबर क्या होंगे, तो हमने कहा सर देन नंबर इज 8 × 13 और दूसरा हमारा नंबर आएगा क्या, 13 × 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, नंबर फाइंड कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन आएंगे तो रेशियो का आप क्या करोगे, 8x और 3x लेट कर लोगे और सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। क्लियर, ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, अब देखो ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, रेशियो वाला आया, आपने क्या किया, रेशियो को डायरेक्टली क्या किया कि भैया जैसे वहां पे क्या दे रखा था कि दो नंबर हैं जिनका रेशियो दे रखा है, तो हमने लेट कर लिया कि टू नंबर हमारे क्या है, 8x और 3x है। यहाँ पे चलो देखते हैं क्या कहानी है। तो जब भी फ्रैक्शन वाली बात आएगी तो याद रखना क्या क्या करना है। ऑलवेज फ्रैक्शन हमारा लेट एक्स वाई किस फॉर्म में होगा, है ना। तो हमेशा लेट करोगे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को अलग अलग। तो हमने लेट कर लिया, न्यूमरेटर हमारा इतना है, उसी कंडीशन का डिनोमिनेटर हमारा इतना होगा। अच्छा सिंगल वेरिएबल है तो सिंगल वेरिएबल के अकॉर्डिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ते हैं पहले। कह रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 3। जो हमारा न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से क्या है, सॉरी जो हमारा डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर से क्या है, 3 ज्यादा है। हमने कल कहते हैं ठीक है भैया लेट कर लो क्या, कि डिनोमिनेटर ऑफ अ नंबर, जो हमारा रैशनल नंबर है a/b फॉर्म में होगा, तो हम कहेंगे कि सर डिनोमिनेटर को हम लेट कर लेते हैं कि लेट डिनोमिनेटर हमारा है x। अगर डिनोमिनेटर हमारा x है तो न्यूमरेटर क्या होगा, है ना, न्यूमरेटर कर देते हैं। तो न्यूमरेटर हमारा होगा क्या, तो हमने कहा डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 3। तो जो हमारा न्यूमरेटर, अगर डिनोमिनेटर x है तो न्यूमरेटर क्या होगा, 3 कम होगा, x - 3 होगा। वैसे याद रखना कभी कभी क्या होता है, हमेशा छोटे नंबर को x मान लो। जैसे न्यूमरेटर यहाँ छोटा है तो उसको x माना, तो डिनोमिनेटर हमारा x - 3 होगा। हमने अगर डिनोमिनेटर को x माना तो न्यूमरेटर हमारा क्या हुआ, x - 3 हो गया।
हमने कहा ठीक है सर। अब कह रहा इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 2 इज एडेड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर हमारा ये है, डिनोमिनेटर ये है, तो फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा? हमने कहा सर फ्रैक्शन हमारा बन जाएगा, फ्रैक्शन नंबर, ठीक है, वो बन जाएगा आपका x माइनस 3/x, ठीक है। अब क्या कह रहा कि भैया इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से 3 मैंने सब्ट्रैक्ट किया, यानी x माइनस 3 से हमने क्या किया, -3 किया, ठीक है, एंड 2 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में 2 को ऐड किया, यही हमारा फ्रैक्शन है। हमने क्या किया, न्यूमरेटर में जो है 3 को सब्ट्रैक्ट और डिनोमिनेटर में 2 को ऐड कर दिया। सिर्फ कंडीशन चलना है, इफ 3 इज subtracted from the numerator and 2 is added denominator, the new number become 1/5, जो नया नंबर बना वो क्या है, 1/5 है। देखो कितने आसानी से हो गया, ठीक है। अच्छा, जब भी ये वाला पार्ट आए ना, वैसे तो रेशनल नंबर 3/q फॉर्म में होता है, x/y फॉर्म में लिखा, y नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो सारी चीजें होती है। और जब भी फ्रैक्शन वाला पार्ट आता है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई एक रिलेशन देगा, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम सिंगल वेरिएबल में बात करेंगे। जैसे यहाँ पहली कंडीशन हमारी क्या थी कि डिनोमिनेटर इज ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर को अगर x माना तो न्यूमरेटर क्या होगा, 3 कम होगा, ऑब्वियसली बात है, x माइनस 3, तो x माइनस 3, तो फ्रैक्शन नंबर क्या हो गया हमारा, x माइनस 3/x है, ये पहले था। अब क्या किया, अब हमने ये किया कि भैया न्यूमरेटर में 3 का सब्ट्रैक्शन किया और डिनोमिनेटर में 2 को ऐड किया, और जब दोनों में ये कंडीशन की तो जो नया नंबर बना वो 1/5 है। अगर ये 1/5 है तो ओरिजिनल नंबर क्या था, यानी ये वाला नंबर क्या था, ये हमको फाइंड करना है। हमने कहा x की वैल्यू फाइंड कर लो, थोड़ा सा क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, पहले सिंप्लीफाई कर लो। हमने कहा सर x माइनस 3 -3/x + 2 इक्वल टू 1/5, सॉल्व करोगे, -3 -6, ये हो जाएगा x माइनस 6/x + 2 इक्वल टू 1/5। हमने कहा सर अभी इसको सॉल्व किया था, जब भी दोनों साइड फ्रैक्शन हम क्या करेंगे, 5 को इधर और x + 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5x - 6 और इक्वल टू 1 × x + 2, तो x + 2 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं। डन। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करिए, तो ये हो जाएगा 5x - 6 5 30 इक्वल टू x + 2, x इधर आ जाएगा तो 5x - x इसे 4x, और -30 उधर जाएगा तो +30, 30 + 2 इज 32, और 32/4, 4 8 32, 8, यहां से देखो x की वैल्यू आ गई मेरी क्या, 8। अब कई सारे बच्चे इसी को आंसर लिखाते हैं, भैया 8 इज योर फाइनल आंसर। नहीं, यहाँ हमसे क्या पूछा है, कह रहा फाइंड ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है तो उठा के रखो क्या, तुमने कहा सर x की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे तो नंबर क्या बन जाएगा, तो 8 - 5, 8 - 3, 8 - 3 इज 5, और अपॉन में 8, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। क्लियर। अच्छा, एक और चीज कह रहा है, चेक योर सोल्यूशन, अपना सोल्यूशन चेक कर लो, तो क्या करना है, आप यहाँ रख दो, या फिर जो कंडीशन कह रहे हैं उस कंडीशन को वहां फॉलो करके देखते हैं। तो हमने कहा सर चेक करते हैं सोल्यूशन को, यहाँ देखते हैं क्या कहानी। तो हमने कहा चेक करना है सोल्यूशन को, तो पहले हमारे वो क्या है, हाँ हमारा जो फ्रैक्शन था वो क्या था, 5/8 है। इसने कहा ये वाला पार्ट क्या, कि इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो हमने कहा सर 3 जो है न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, और डिनोमिनेटर में क्या किया, 2 को ऐड कर दिया। यही तो कह रहा था कि 2 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दो और न्यूमरेटर में 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 5 - 3 इज 2 और 8 + 2 इज 10, इसको सिंप्लीफाई किया 1/10, 1/5 आ गया, है ना। तो यही तो कह रहा है बिकम 1/5। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारा सोल्यूशन भी वेरीफाई हो गया। तो इस चीज को भी आप यहाँ पे दिखाओगे, बात समझ में। और इस तरीके से हम अपने आंसर भी चेक कर सकते हैं कि जो भी फ्रैक्शन आया उसमें कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज करके देख लो क्या वही फ्रैक्शन आ रहा है जो गिवन है, अगर आ रहा है तो यानी आपका आंसर सही है। क्लियर है बेटा, ठीक है। चलो
अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आ गया स्टीमर यानी बोट वाले क्वेश्चन। तो इसमें बोट वाले क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम होती है इसको समझेंगे। तो बोट वाले क्वेश्चन में अक्सर क्या होता है ना, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में दिक्कत होती है कि भैया अप स्ट्रीम किसे कहते हैं, डाउन स्ट्रीम किसे कहते हैं। इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। अगर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम समझ गए तो सारी कहानी हो जाती है। तो सुनना और इस चीज को याद रखना कि किस कंडीशन में क्या चीजें होती हैं। मैंने कहा सर स्ट्रीम मतलब क्या हो गया, वही पानी के बहाव वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है ना। तो अगर क्या है, बोट की डायरेक्शन, जैसे ये बोट है हमारी, ठीक है, सुनना, ये हमारी बोट है, वो क्या जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, और स्ट्रीम भी हमारी क्या है, इसी डायरेक्शन में। यानी बोट और स्ट्रीम दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। तो ये हमारा कहलाएगा क्या, ये हमारा कहलाएगा डाउन स्ट्रीम। सेम डायरेक्शन में है तो डाउन स्ट्रीम। अगर क्या है, हमने कहा सर बोट जा रही है हमारे इस डायरेक्शन में और स्ट्रीम जा रही है इस डायरेक्शन में, यानी अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। क्या है, हमारी बोट इधर आ रही है और स्ट्रीम उधर जा रही है। तो इन दिस केस जो ये वाला पार्ट आएगा ये हमारा क्या कहलाएगा, अप स्ट्रीम कहलाएगा, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, जब बोट और स्ट्रीम दोनों की जो डायरेक्शन हो सेम हो, ठीक है। वहीं पे डाउन स्ट्रीम, सॉरी हाँ, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, जब बोट और स्ट्रीम की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। वहीं पे अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, जब बोट और स्ट्रीम की जो डायरेक्शन है, बहाव है, वो क्या हो, अपोजिट हो, कि भैया बोट इधर जा रही है स्ट्रीम इधर फ्लो कर रही है। तो इन दिस केस दोनों की डायरेक्शन का हो डिफरेंट। क्लियर। अब क्या कंडीशन है, तो हमने कहा सर स्पीड में क्या चेंज आएगा इसकी बात कर लो। तो कभी भी अगर स्पीड की बात करो तो डाउन स्ट्रीम में बोट क्या करेगी भैया, डाउन स्ट्रीम में मान चलो क्या है, बोट भी हमारी इधर जा रही है, बोट भी इधर जा रही है और स्ट्रीम भी इधर जा रही है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को फेवर करेंगे, एक दूसरे की स्पीड को फेवर करेंगे। और अगर फेवर करेंगे यानी दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, ऐड होगी, ठीक है। दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, ऐड हो जाएगी, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। वहीं पे जब अप स्ट्रीम की बात करोगे, अप स्ट्रीम का मतलब एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। अब स्ट्रीम अगर इधर जा रही है, बोट इधर जा रही है, तो एक दूसरे की वेलोसिटी को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो याद रखिएगा जब भी स्पीड की बात अगर हो रही होगी तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम होगा। वहीं पे जब अप स्ट्रीम की बात होगी तो दोनों की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होगी। और याद रखिएगा भैया अप स्ट्रीम वाले केस में स्पीड ऑफ द बोट हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होगी तभी वो आगे बढ़ पाएगी, नहीं तो क्या होगा, वो पानी के साथ बह जाएगी। बात समझ में आई। तो इस चीज को ध्यान रखना क्या, कि अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम दोनों केस में की बात कर लेते हो, लेकिन अप स्ट्रीम वाले केस में आप चीज को, इस चीज को ध्यान रखिएगा क्या, कि स्पीड ऑफ द बोट ऑलवेज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तभी ये आगे बढ़ पाएगी, नहीं तो ये पीछे चली जाएगी, अरे पानी के साथ बहती चली जाएगी ना। क्लियर। और क्या याद रखना है कि डाउन स्ट्रीम में वेलोसिटी को हमें, स्पीड को हमें क्या करना है, ऐड करना है। वहीं पे अप स्ट्रीम वाले केस में दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। और यही कंफ्यूजन होता है बच्चों का, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। हमने कहा सर क्वेश्चन क्या है, इसको देख लो एक बार, याद रखना ये बात, ठीक है। क्या कि स्पीड में क्या डिफरेंसेस आता है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में। अब देखो कह रहा है एक स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर अ डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट इज 4 आवर्स। मैंने कहा दो पोर्ट है, लेट कर लो, एक पोर्ट ए है और ये एक पोर्ट बी। पहला केस है डाउन स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या हुआ, डाउन स्ट्रीम मतलब दोनों सेम डायरेक्शन, मतलब क्या होगा कि ये हमारी स्ट्रीम है, स्ट्रीम की डायरेक्शन ये है और बोट हमारी ये है, दिख रही है, दूसरे कलर से कर दें। हमने कहा ये हमारी रही बोट, क्लियर, और दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। अच्छा जी, एक और चीज याद रखिएगा क्या, कि जब भी वेलोसिटी की अगर बात करो तो स्पीड की जब बात करो तो एक फॉर्मूला तो पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। अच्छा जी,
अब आ जाओ यहाँ पे, इसने कहा ए स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, कवर अ डिस्टेंस टू पोर्ट इन 4 आवर्स। ए से बी तक जाने में क्या कर रही है वो 4 घंटे ले रही है, 4 आवर में कंप्लीट कर दे रही है। हमने कहा ठीक है। इसके बाद वाइल इट्स कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, अब बंदा यहाँ पहुंच गया और अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, बोट हमारी क्या है इधर जा रही है और स्ट्रीम हमारी ये है, ठीक है, तो टाइम लगा रहा है 5 आवर्स, मतलब जब इधर जा रहे हैं तो ए से बी तक में टाइम लग रहा है 4 आवर, और जब बी से ए की ओर आ रहे हो तो टाइम लग रहा है 5। डिस्टेंस सेम है, हमने कहा ठीक है सर, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, अब स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, स्ट्रीम की स्पीड क्या है, हमने कहा सर 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड है स्ट्रीम की, सॉरी ये वाली स्पीड है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ ए स्टीमर स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में जो हमारी स्टीमर है उसकी क्या स्पीड होगी, ठीक है। तो हमने कहा मान लेते हैं क्या है बोट की जो स्पीड है कांस्टेंट स्पीड क्या है x, क्या करोगे, तो हमने कहा सर यहाँ पे हम कर देंगे लेट जो हमारी बोट या स्टीमर की स्पीड है, स्टीमर की स्पीड मान लेते हैं x है, क्लियर। अच्छा जी, अगर इसकी स्पीड x है और स्ट्रीम की स्पीड y है, तो हमने कहा सर पहले वाले केस की बात करो, थोड़ा सा फर्स्ट वाले केस की बात करते हैं, ये हटा देते हैं। हमने कहा सर अगर पहले वाले केस की बात करो तो पहला हमारा क्या है, फर्स्ट है हमारा डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम में वेलोसिटी क्या होती है ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे जो हमारी स्पीड होगी, स्पीड इन अप स्ट्रीम केस फर्स्ट स्पीड होगी x प्लस कितना 2, डिस्टेंस लेट कर लो तुम्हारा d है, ठीक है, डिस्टेंस हमारी क्या है d है, कांस्टेंट है, दोनों साइड में तो डिस्टेंस d ही रहने दो, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हमने कहा सर स्पीड इक्वल टू होगा x प्लस वाई। अगर बात करूं ये वाले पार्ट की, सेकंड वाले केस की, तो सेकंड वाले केस में क्या होगा, यानी अप स्ट्रीम, क्यों, क्योंकि स्ट्रीम इधर है और उसकी स्ट्रीमर इस डायरेक्शन में जा रही है, तो अप स्ट्रीम में 5 घंटे ले रहा है, तो इस कंडीशन में वेलोसिटी क्या होगी, तो हमने s1 स्पीड हमारी होगी s2 कितनी, तो हमने कहा सर जब अप स्ट्रीम की बात करोगे तो दोनों होंगे सब्ट्रैक्ट, क्या x माइनस 2 हो जाएगा। ये बात समझ में आई, हमने कहा ठीक है सर s2। अच्छा डिस्टेंस हमारी यहाँ पे भी d है और डिस्टेंस हमारी यहाँ पे भी d है, तो हमने कहा सर टाइम बताते हैं, तो टाइम क्या होगा, तो हमने कहा सर फॉर्मूला यहाँ पे है t इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमने कहा पहले वाले को कितना टाइम लगेगा, तो हमने कहा t1 टाइम लेट कर लेते हो, जो कि हमें दे रखा है क्या 4 आवर्स, तुमने कहा सर 4 आवर टाइम दे रखा है, तो 4 इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा, तो हमने कहा सर इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमारी d है अपॉन स्पीड, स्पीड क्या है x प्लस 2 है, तो यहां से डिस्टेंस क्या आई, तो हमने कहा सर डिस्टेंस आ गई 4x प्लस 2। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान सी चीज है, एक बार फिर से समझ लेना, क्योंकि यही एक वो पार्ट है जिसमें समस्या होती है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि जब भी डाउन स्ट्रीम वाला केस होगा तो स्पीड हमारी क्या होगी ओवर टोटल स्पीड, तो हमने कहा सर बोर्ड की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड दोनों ऐड हो जाएंगी। वहीं पे अगर अप स्ट्रीम वाला केस होगा तो बोर्ड की स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में उसने कहा कि डाउन स्ट्रीम है और डाउन स्ट्रीम में ये 4 घंटे लेता है ए से बी तक जाने में, वहीं अप स्ट्रीम में यानी बी से ए तक आने में ये 5 घंटे लेता है, तो हमें टाइम पता चल गया। हमने कहा ठीक है सर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, ओके। स्पीड में चेंज है, स्पीड में क्या चेंज है, तो हमने सर पहले वाले केस में अगर हमारा डाउन स्ट्रीम वाला केस है, डाउन स्ट्रीम वाला केस है, तो इन दिस केस, ठीक है यहाँ नीचे चल रहा है, आ जाओ, तो हमने कहा सर डाउन स्ट्रीम वाला केस था तो वेलोसिटी हमारी क्या हो गई ऐड हो गई, यही तो बताया डाउन स्ट्रीम में वेलोसिटी क्या होगी ऐड। स्ट्रीम की वेलोसिटी, स्टीमर की वेलोसिटी दे रखा है क्या, सॉरी स्ट्रीम की वेलोसिटी दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर,
ये स्टीमर नहीं, स्टीम की वेलोसिटी, और स्टीमर की वेलोसिटी मान ली मैंने x। तो इन केस ऑफ अप स्ट्रीम, सॉरी इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम दोनों वेलोसिटी ऐड हो गई, और इन केस ऑफ अप स्ट्रीम दोनों वेलोसिटी क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। हमने कहा ठीक है सर, डिस्टेंस सेम है, फॉर्मूला लग गया, t इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो t क्या है, टाइम, पहले वाले में 4 घंटे लगे, इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी d इक्वल टू d अपॉन x प्लस 2। यहां से d आ गया 4x प्लस 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। सेम वे में यहां लगाया तो यहां से डिस्टेंस आ जाएगी क्या, यहां से यार फॉर्मूला भी लगा लो, क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड हो जाएगा। हमने कहा सर टाइम हमारा जब अप स्ट्रीम वाला पार्ट था तो 5 घंटे लग रहा था, तो 5, और वेलोसिटी हमारी क्या थी, x माइनस 2। ठीक है, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। हमने कहा सर दोनों कंडीशन में डिस्टेंस तो सेम ही है, अगर डिस्टेंस सेम है तो दोनों को इक्वल कर दो, या डी की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, तो क्या हो गया। हमने कहा सर यहाँ से मिल जाएगा 4x प्लस 2 इक्वल टू 5x माइनस 2, और ये आपका फाइनल इक्वेशन बन गया 3। बात समझ में आई, ये केस समझ में आया बेटा, सिंपल सा है। हमने कहा सर सिंप्लीफाई कर दो, तो ये आएगा 4x प्लस 8 और 5x माइनस 10। ठीक है, तो हमने कहा सर 5x इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 4x माइनस 5x, तो हो जाएगा 4x माइनस 5x इक्वल टू 8 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो माइनस 10 और माइनस 8। क्लियर, तो हमने कहा सर 5 से 5x से 4x जाएगा, x आ जाएगा माइनस x, और माइनस x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 18। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 18। तो हमने कहा सर वेलोसिटी ऑफ द स्टीमर, वेलोसिटी ऑफ द स्टीमर हमारी क्या आ गई, 18 आ गई, 18 किलोमीटर पर अप। बस में यूनिट भी याद रखिएगा, और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस पार्ट को याद रखिएगा, देखिए आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आता है फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, इवन नंबर, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो याद रखना कि क्या क्या लेट करना है। तो जब भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात करेगा तो ऑलवेज याद करोगे क्या, हमने कहा सर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की अगर बात करते तो ऑलवेज रिलेट करोगे नंबर इज x प्लस 1 एंड x प्लस 2। जब भी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की बात करें, कॉन्जिक्यूटिव इवन, सॉरी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की बात करता है, इवन नंबर की बात करेगा, नोट कर लेना बेटा, तो ऑलवेज याद रखोगे नंबर लिखोगे 2x है, 2x प्लस 2 और 2x प्लस 4। ठीक है, ये हमारे क्या होंगे, इवन नंबर होंगे, या 2x प्लस, हाँ ठीक है 2x प्लस 2 2x प्लस 4, ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, लगातार इवन नंबर मतलब जैसे 2 4 6, ये कॉम्बिनेशन सारे ये दे देंगे। ठीक है, अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर की बात करो, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात करो, तो ऑड नंबर क्या होगा, हमने कहा सर 2x प्लस 1 हो जाएगा, अगला होगा 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस, ये हो जाएंगे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, तो ये 3 चीजें याद रखना कि जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्रमागत संख्याओं वाली बात करेगा तो लगातार, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब है लगातार क्रमागत। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात करेगा तो सिंपल था, जैसे 2 4 6 5 6 7 7 8 9, तो जनरल टर्म लेट करोगे हमेशा x प्लस 1 x प्लस 2 लेट करोगे। जब भी इवन नंबर की बात करेंगे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कौन से होंगे, 2 4 6 6 8 10 10 12 14, है ना, ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, तो उनके लिए हमेशा लेट करोगे 2x प्लस 2 और 2x प्लस 4। जब भी ऑड नंबर की बात करेगा तो लेट करोगे 2x प्लस 1 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 5। ये चीज याद रखिएगा, जिससे क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो कह रहा सॉरी कह रहा 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर whose sum is 147। तो ऑड नंबर फाइंड करना है। हमने कहा सर कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रहा है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लेट करेंगे क्या, 2x प्लस 1 2x प्लस 3 2x प्लस 5, जो कि मैंने अभी यहाँ पे बताया, 2x प्लस 1 2x प्लस 6 2x प्लस 5। अब क्या कह रहा, कह रहा फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर whose sum is 147। इन तीनों का सम क्या दे रखा है, हम कहेंगे लेट कर लेते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर 2x प्लस 1 2x प्लस 2 2x प्लस 5 है, और इनका सम यानी 2x प्लस 1 प्लस
2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू दे रखा है 147। इतना आसान सा सवाल है, अगर पता है तो आसानी से कर लोगे, नहीं पता तो आप परेशान रह जाओगे। हमने कहा सर दे रखा है सम ऑफ 3 consecutive ऑड नंबर इज 150, तो तीनों का सम कर लिया, सिंप्लीफाई कर लो कि हो जाएगा 2x 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 8x और प्लस 1, पहले ब्रैकेट ओपन करना भाई लोगों, वैसे यहाँ पे प्लस साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 147। हमने कहा सर सारे कांस्टेंट एक साइड, सारे वेरिएबल टर्म एक साइड, तो सारे वेरिएबल को छोड़ दो, सबको भगा दो उधर, तो 2x 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 क्या हो जाएगा 6x, सॉरी 2x 2x और 2x यहाँ रहेंगे तो हो जाएगा 6x और 3 1 3 एंड 5, तो 5 3 8 9 9 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 147 माइनस 9। सॉल्व करोगे तो आएगा 6x इक्वल टू 147 9, तो 17 में से 9 गए, 17 में से 9 गए 8, ये हो जाएगा 3 138, तो x की वैल्यू आ जाएगी 138 बाई 6 6 2 12 1 6 3 18, तो x की वैल्यू आ गई क्या 23। देखो कई सारे बच्चे यही फाइनल आंसर दे देंगे, ये आंसर नहीं है, आंसर आपसे क्या जाएगा, तीनों कॉन्जुगेटिव नंबर्स बताने, तो x की वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रखोगे, ठीक है। तो क्या होगा, तो हमने कहा सर पहला कॉन्जुगेटिव नंबर होगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 x वैल्यू उठा 23 रखो, यानी 2 इंटू 23 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 2 3 6 2 2 4 46 प्लस 1 यानी 47। दूसरा नंबर क्या होगा, तो हमने कहा सर 2x प्लस कितना 3 होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 23 प्लस 3, ये हो जाएगा 46 प्लस 3 49। सेम वे में तीसरा नंबर क्या होगा, तो 46 प्लस 5 यानी 51। क्लियर, तो नंबर हो गया 47 49 और 51। फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ 47 49 एंड 51 इज योर 3 consecutive ऑड नंबर्स जिनका सम क्या है 147 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। बात सुन में प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्या है, 3 consecutive इवन नंबर। फिर से भाई फाइंड 3 consecutive इवन नंबर हुज सम इज 234। तो हमने कहा सर अगर इवन नंबर है तो लेट कर लोगे क्या, नंबर इज 2x 2x प्लस 2 एंड 2x प्लस 4 और इनका सम दे रखा है, यानी 2x प्लस 2x प्लस 2 और प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू गेटा 234। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करिएगा। क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसको उठा के रखेंगे तो कॉन्जुगेटिव नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। सिर्फ कंडीशन थी तो कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया कि इक्वेशन किस तरीके से बनेगा। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो पहले हम लोगों ने किया। क्लियर, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन कि अब देखो शेप टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं, शेप वाले क्वेश्चंस जहां पे ट्रायंगल्स है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये सारी चीजें हैं। तो क्या कह रहा है, टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 4:5 इफ सम ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू दी थर्ड एंगल फाइंड द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। हमने कहा सर रेशियो में दे रखा है तो हमने कहा सर लेट कर लेते हैं, एक एंगल हमारा 4x होगा, दूसरा क्या होगा 5x। आप यहाँ स्टेटमेंट डालोगे लेट द एंगल इज 4x एंड 5x। हमने कहा ठीक है सर। इसके बाद अच्छा जी एक बात बताओ, एक ट्रायंगल है मेरे पास, उसमें एक एंगल हमारा क्या है 4x है और दूसरा एंगल 5x है, तीसरा क्या होगा। तो हमने कहा सर तीनों एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, तो इन दिस केस जो थर्ड नंबर होगा क्या होगा, तो हमने कहा सर इसको मान लो y, ये हो जाएगा 5x प्लस 4x प्लस y इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये होगा y इक्वल टू 180 माइनस कितना 5 और 9 9x। ये चीज याद रखना भाई, तीनों इंटरनल एंगल का सम क्या होता है 180। तो हमने सिंपल से किया कि लेट कर लिया नंबर जो हमारे एंगल्स हैं 4x 5x हैं, तो 4x प्लस 5x इक्वल टू y, तो 180 करके यहाँ से y की वैल्यू आ गई 180 माइनस 9x। इसका मतलब क्या है, जो एंगल थर्ड एंगल होगा वो हमारा 180 माइनस ऑफ 9x होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, कह रहा है इफ
सम ऑफ दीज एंगल इज इक्वल टू थर्ड एंगल, तो हमने सम ऑफ द दीज एंगल, तो 4x प्लस 5x इक्वल टू थर्ड एंगल, यानी 180 माइनस 9x। ये बात समझ में आती? देखो कंडीशन क्या दे रखा है, सम ऑफ दीज एंगल इज इक्वल टू, तो एंगल कौन सा है 4x 5x, और ये एंगल किसके इक्वल है, तो हमने कहा सर यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकाली है, थर्ड एंगल के इक्वल है। थर्ड एंगल क्या है हमारा 180 माइनस 9x, तो हमने कहा सर 180 माइनस 9x के इक्वल है। सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 180 माइनस 9x, माइनस 9x इधर आएगा प्लस 9x, यानी 18x इक्वल टू 180, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 180 बाई 18 यानी 10। क्या गया, x की वैल्यू आ गई हमारी 10, और x की वैल्यू अगर 10 है तो पहला एंगल क्या होगा, तो हमने कहा सर 40, दूसरा एंगल क्या होगा 5 इंटू 10 इज ए 50, और तीसरा एंगल क्या होगा, तो तीसरा एंगल क्या होगा, तो हमने कहा सर 180 माइनस 9x यानी 180 माइनस 90, 180 माइनस 90 क्या हो गया आपका 90। तो जो हमारे तीनों एंगल्स होंगे वो होंगे आपके 40 डिग्री, 50 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये आपका फाइनल पर्सन में याद रखेगा बेटा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे बहुत ही इजी सा है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि किसी भी ट्रायंगल में इंटरनल एंगल का सम 180 होता है, ठीक है, और उसी का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पर्सन में बहुत इजी सा क्वेश्चन है, क्लियर, अच्छे से कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। क्या कह रहा कि 3 नंबर है, रेशियो में दे रखा है, 3 number are in the ratio 4, 5 and 6 if sum of the largest number is and the smallest number equal to the sum of the third number and 55 find the number। तो मैंने कहा सर बहुत ही आसान सा था, जब भी रेशियो दे रखेगा तो तीनों नंबर का रेशियो 4, 5, 6 दे रखा है, तो नंबर लेट कर लेंगे क्या है 4x, 5x और 6x। ये क्लियर हो गया। इसके बाद कह रहा द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो इसमें लार्जेस्ट क्या है 6x, स्मॉलेस्ट कौन सा है 4x, तो सम ऑफ द लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट यानी 6x 4x इक्वल टू कितना, सम ऑफ थर्ड एंड 55, ठीक है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम जो तीसरा नंबर है उससे प्लस 55 है, यानी क्या हो गया आपका 5x प्लस 55 के इक्वल है। ये कंडीशन बता रहा है, बस समझ में। फिर से समझना, 3 नंबर आर इन द रेशियो 4, 5, 6, 4 रेशियो 5 रेशियो 6, और मैंने हमेशा कहा जब नंबर्स रेशियो में दे रखे तो डायरेक्टली हम क्या कर लेंगे, उन्हीं को लेट कर लेंगे कि लेट द नंबर इज 4x 5x एंड 6, ठीक है। अब चलते हैं कंडीशन में, कह रहा है द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर क्या है, तो हमने कहा सर x तो तीनों मल्टीप्लाई है, तो सबसे बड़ा नंबर 6x होगा, उससे छोटा नंबर क्या होगा, सबसे छोटा नंबर 4x होगा, तो हम इन दोनों का सम किसके बराबर है, हमने कहा सर इक्वल टू द सम ऑफ द थर्ड प्लस 55, तो थर्ड नंबर इन दोनों को छोड़ के थर्ड नंबर हमारे क्या 5x, हमने कहा सर 5x प्लस 55 के इक्वल है, ये इक्वेशन बनती है। सॉल्व कर लो, तो हमने कहा सर 6 4 10 10x और प्लस 5x इधर आएगा माइनस ऑफ 5x इक्वल टू 55, ये हो जाएगा क्या 5x इक्वल टू 55 और x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 11, नंबर क्या होगा, तो हमने कहा सर नंबर आ जाएगा 4 इंटू 11, 5 इंटू 11 और 6 इंटू 11, क्या हो गया 44, 55, 55 एंड 66। जो कितना आसान सा सवाल है, और नंबर वाले क्वेश्चन जब भी रेशियो में देंगे तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो ये वाला पार्ट है जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है एज वाले क्वेश्चन की, तो जब भी एज वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, बस इसकी बात कर लेते हैं। तो हमेशा याद रखना, अगर एज वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो तो उसमें ऑलवेज प्रेजेंट एज को लेट कर लोगे। हमने क्या किया सर, प्रेजेंट एज मान लिया एक्स लेट कर लिया, ठीक है, एक्स है या दो चीजों में कंपेयर होगा तो उससे रिलेटेड कुछ इक्वेशंस बनेंगे, ठीक है। मान लो एक एक्स है, दूसरा एक्स प्लस 5 टाइप का कुछ दे रखा है ना, दो कंडीशन दे रखी है, x प्लस 5 या 2x दे रखा है, 2 टाइम्स है, लेट कर रहा हूं, या y मान लो अभी के लिए, ठीक है। तो मैंने कहा कि सर दो लोग हैं जिनकी प्रेजेंट एज क्या हो गया xy, तो आपको क्या करना है, जब भी इक्वेशन देगा तो
आपको प्रेजेंट एज लेट करनी है कि प्रेजेंट एज हमारी क्या है, एक्स वाई। ठीक है, अब अगर पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है, पास्ट की अगर बात करेगा कि 5 इयर्स एगो, है ना, ये पास्ट में 5 साल बाद की बात कर रहा है, तो उस कंडीशन में एज से दोनों के एज से सब्ट्रैक्ट होगा नंबर। जैसे अगर मैं पास्ट की बात करूं -5 ईयर, तो दोनों एज से -5 और -5 होगा। वहीं अगर फ्यूचर की बात करूं तो क्या होगा, ऑलवेज ऐड हो जाएगा। और जितनी भी चीजें, जितने भी ईयर आगे या पीछे की बात करेगा, अगर पास्ट की बात करेगा तो दोनों के प्रेजेंट एज से वो चीजें सब्ट्रैक्ट होंगी, और फ्यूचर की बात करेगा तो दोनों के एज में वो चीजें क्या होंगी, ऐड होंगी। ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, वर्ड्स को देख करके ये बस देखना है कि आपको फ्यूचर वाली बात है या पास्ट वाली बात है। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है ना, आप हेल्पिंग वर्ब का भी यूज कर सकते हो। जैसे विल बी है, विल बी मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, वर्ब होगा या वाज होगा तो हमारा पास्ट की बात कर रहा है। उसके अलावा हेंस है, एगो है ना, तो वो सारे वर्ड्स भी यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। कह रहा है राखी's मदर इज 4 टाइम एज ओल्डर एज राखी। आफ्टर 5 ईयर हर मदर विल बी 3 टाइम्स ओल्ड एज सी विल बी देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज। इनकी प्रेजेंट एज माननी लेट करनी है। तो हमने मान लिया कि राखी की जो एज है, राखी की जो एज है क्या है, वो आपकी एक्स है। अगर राखी की एज एक्स है तो पहली कंडीशन क्या कह रहा है, राखी मदर एज इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज राखी। ठीक है, तो जो राखी की मदर है इसकी एज 4 ऑफ एक्स होगी। बस सुनना, क्या कह रहा कि राखी की मदर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज राखी। तो राखी की अगर एज एक्स है तो उनकी मदर की एज क्या है, 4x हो जाएगी। हमने कहा ठीक है सर। अब कह रहा हर मदर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सी विल बी देन। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर के बाद की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। अगर फ्यूचर की बात कर रहा है तो दोनों में क्या होगा, एज एक साथ बढ़ती है, इस चीज को ध्यान रखना। ऐसा नहीं होगी कि माँ की एज 5 साल बढ़ जाएगी और बच्ची की एज वही रहेगी, नहीं। 5 साल बढ़ेंगे तो दोनों की एज बढ़ाएंगे, दोनों में प्लस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों में करेंगे। तो इन दिस केस अगर आफ्टर 5 ईयर की बात करूं तो आफ्टर 5 ईयर क्या एज होगी, हमने कहा सर आफ्टर 5 ईयर की अगर बात करेंगे तो एज बन जाएगी, राखी की एज बन जाएगी, एक्स थी तो एक्स प्लस 5 हो जाएगी, और मदर की जो एज थी 4x थी वो अब बन जाएगी 4x प्लस 5। बस यही गेम है एज वाले क्वेश्चन में, क्या कि राखी के एज 5 साल आफ्टर 5 ईयर क्या होगा कि जो है राखी और मदर दोनों की एज 5 साल बढ़ेगी। ठीक है, अब इनके बीच में रिलेशन दे रखा है क्या कि हर मदर विल बी 3 टाइम्स ओल्डर एज सी 3 टाइम्स ओल्डर है। तो इसकी मदर ये क्या है 4x प्लस 5। हमने कहा सर 4x प्लस 5 जो मदर की एज है 3 टाइम्स हो जाएगी राखी की एज। राखी की एज क्या है x प्लस 5। बस इतनी सी कहानी है। आफ्टर 5 ईयर तो 5 ईयर दोनों में ऐड किया। अब इसके दोनों में क्या रिलेशन है, कह रहा कि हर मदर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज शी विल बी देन। जब जो है उस टाइम पे जो राखी की एज होगी उसके 3 टाइम्स के बराबर होंगी। तो राखी की एज क्या है x प्लस 5, मदर की एज क्या है 4x प्लस 5, और रिलेशन दोनों में क्या है कि 4x प्लस 5 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द राखी एज यानी x प्लस 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या हुआ, तो हमने कहा सर जी ये हो जाएगा 4x प्लस 5 इक्वल टू 3x प्लस 15, 3x इधर आ जाएगा तो 4x माइनस 3x इक्वल टू 15 माइनस 5। तो यहां से आ जाएगा 4x, ये हो गया x और ये हो गया 10, x वैल्यू आ गई 10। यानी राखी की जो प्रेजेंट एज है वो 10 हो जाएगी और उनकी मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी 4 इंटू 10 यानी 14 हो जाएगी। बात समझ में, द एज ऑफ द राखी इज 10 एंड मदर एज क्या होगी 14 हो जाएगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एज वाले में यही गेम होता है, यही कॉन्सेप्ट होता है, उसको याद रखना कि जब भी पास्ट की बात करेंगे तो हमें दोनों में एज को हम सुना फिर से एक बार मैंने कहा जब भी एज वाले क्वेश्चन होंगे तो प्रेजेंट वाली एज को हम एक्स वाई जो भी लेट करना वो लेट कर लेंगे उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अगर पास्ट की बात करेगा तो दोनों में से एज सब्ट्रैक्ट होगी और फ्यूचर की बात करेगा तो दोनों में एज क्या होगी ऐड होगी। उसके बाद जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना लेंगे। याद रखिएगा, अगर इस चीज को ध्यान रखेंगे देन क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। क्लियर।
तो ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भैया एज वाले और बोर्ड वाले क्वेश्चंस में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, दोनों कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से समझा दिए हैं और आई होप यहाँ तक का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, बढ़िया तरीके से चीजों को समझिए, प्रैक्टिस करिए। देखो ऐसा है, गेम सारा ना आपका प्रैक्टिस का है, जितनी आपकी अच्छी कैलकुलेशन होगी उतने अच्छे तरीके से आप चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू और जय हिंद।